हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का कीड़ा। सो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा चैप्टर नंबर 7 के बारे में, जो है ऑपरेटर, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। ओके। सो अब आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेटर हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, इस चैप्टर में फिर से ऑपरेटर क्यों पढ़े। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट चैप्टर में ऑपरेटर पढ़े थे वो ऐसे ऑपरेटर थे जो सी और सी प्लस प्लस दोनों में यूज़ होते हैं। ठीक है। लेकिन अब जो चैप्टर 7 की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम जो ऑपरेटर पढ़ेंगे वो सिर्फ सी प्लस प्लस में ही यूज़ होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट बात करता हूँ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो जैसे बोला था मैंने वैसे यहाँ बोला गया है कि ऑल ऑपरेटर्स ऑफ सी आर वैलिड इन सी प्लस प्लस। अपार्ट फ्रॉम दैट सम न्यू ऑपरेटर्स इंक्लूडेड इन सी प्लस प्लस आर एस फॉलोज। तो जैसे बताया था कि मैंने कि जो सी के जितने भी ऑपरेटर हैं वो सभी तो सी प्लस प्लस में यूज़ होंगे, लेकिन सी प्लस प्लस में कुछ ऐसे न्यू ऑपरेटर को ऐड कर दिया है जो ये आपको 5 है। वो है, पहला आता है इंसर्शन ऑपरेटर, सेकंड आता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, थर्ड आता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फोर्थ आता है न्यू ऑपरेटर एंड फिफ्थ आता है डिलीट ऑपरेटर। तो 5 ऐसे न्यू ऑपरेटर हैं जो हम सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ इंसर्शन ऑपरेटर की। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ इंसर्शन ऑपरेटर, तो आप क्या बोलोगे। तो आपको सिर्फ ये बोलना है कि जो इंसर्शन ऑपरेटर है इसका काम है कि किसी भी वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना। ठीक है। किसी भी वेरिएबल के कंटेंट को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना। ठीक है। तो डिफाइन क्या बनेगी, डिफाइन ये बनेगी, इट प्रिंट्स द कंटेंट ऑफ वेरिएबल ऑन आउटपुट स्क्रीन रिटर्न एट राइट साइड ऑफ इट्स ऑपरेटर। ठीक है। अगर बात करूं हिंदी में तो आप लिखोगे यह अपने ऑपरेटर के दाईं ओर लिखे आउटपुट स्क्रीन पर वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करता है। ठीक है। अगर एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे कि इंट ए इक्वल टू 10। ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है कि 10 वैल्यू किसको दी हुई है, ए को। क्यों, क्योंकि ए किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। अगर मुझे अब ए की वैल्यू को प्रिंट करना होगा सी प्लस प्लस में, तब मैं किस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा, तब मैं यूज़ करूँगा इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर का। इस ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए मैं जिस कीवर्ड का यूज़ करूँगा वो होगा सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, देन इसके बाद उस वेरिएबल का नेम जिसकी मुझे वैल्यू को प्रिंट करना है। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 10, क्योंकि इस ऑपरेटर ने अपने राइट साइड वेरिएबल के कंटेंट को प्रिंट कर दिया है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑपरेटर की, जो है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तो अगर एग्जाम में इस बारे में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, तब आप क्या बोलोगे, तब आप ये बोलोगे कि जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है इसका काम है कि कीबोर्ड से वैल्यू लेकर आना और उस वैल्यू को वेरिएबल को प्रोवाइड करवाना जो इसके ऑपरेटर के राइट साइड में लिखा होगा। ठीक है। यानी कि इट टेक्स वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड एंड असाइन टू द वेरिएबल रिटर्न एट इट्स राइट साइड ऑफ इट्स ऑपरेटर। अगर बात करूं मैं हिंदी में तो आप ये बोलोगे कि यह कीबोर्ड से वैल्यू लेता है और ऑपरेटर के दाईं ओर लिखे गए वेरिएबल को असाइन करता है। ठीक है। अगर बात करूं एग्जांपल की, तो जैसे अभी यहाँ में लिखा है इंट ए, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ए वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इसको अभी डिफाइन नहीं किया। इट मीन्स अब इसकी यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, अभी इसके पास सिर्फ गार्बेज वैल्यू है। ठीक है। तो अगर मुझे ए की वैल्यू चाहिए होगी तो मैं ए वेरिएबल को इनपुट करवाऊँगा और इनपुट करवाने के लिए यूज़ करूँगा मैं सी इन का। ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बताई थी कि सी आउट और सी इन क्या होता है। तो सी इन का यूज़ करूँगा। अगर मुझे सी इन का यूज़ करना है तो मैं जिस ऑपरेटर का यूज़ करूँगा उसका नाम क्या होगा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसके राइट साइड में उस वेरिएबल का नेम लिखूँगा जिसकी मुझे वैल्यू इनपुट करवानी है। ठीक है। यानी कि ये ऑपरेटर क्या करेगा, ये कीबोर्ड से वैल्यू लेकर आएगा और वो वेरिएबल को असाइन कर देगा जो इसके राइट साइड में लिखा होगा। अगर मैं 5 लिखता हूँ वहाँ पे, तो जो 5 वैल्यू असाइन होगी वो इस ए को होगी। क्यों, क्योंकि इस ऑपरेटर ने जो इसके राइट साइड वेरिएबल लिखा हुआ है वो वैल्यू इसको ही असाइन करेगा। ठीक है। सो मैं थर्ड बात करूँ अगर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की, तो अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
आप इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। तो जो बात करूँ मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की, इसका क्या यूज़ है, तो सबसे पहले आप इसका साइन देख लो। जो डबल कॉलन का साइन होगा वो होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। अब इस ऑपरेटर का एक काम तो है नहीं, इसके मल्टीपल काम है। तो पहला काम क्या है, मान लो अगर आप एक प्रोग्राम बनाते हो और वहाँ पे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर लोकल ग्लोबल नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। जो लोकल वेरिएबल होगा वो किसी ब्लॉक के अंदर बनेगा, ठीक है। जब भी आप किसी भी ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते हो उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। जो वेरिएबल मतलब किसी भी ब्लॉक में नहीं आता, वो सभी ब्लॉक से बाहर है, उसको हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इसका क्या पर्पस है, जो लोकल वेरिएबल होगा वो सेम उसी ब्लॉक में एक्सेस होगा जिस ब्लॉक में उसको बनाया गया है। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, ठीक है। वो किसी ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस हो सकता है, वो किसी ब्लॉक के अंदर भी एक्सेस हो सकता है। सो मान लो अगर लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल दोनों के नेम सेम है, तो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम जिस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे वो हम करेंगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न क्या है इसको यूज़ करने का, तो आप बोलोगे कि जो क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं उनको क्लास के बाहर डिफाइन करने के लिए भी हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब बात करूँ थर्ड पॉइंट की, जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होगा इसका हम यूज़ जो क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए भी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास के, ये आपको चैप्टर नंबर 9 में समझ आ जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना समझ लो कि जो स्कोप रेजोल्यूशन है, अभी यहाँ मैंने आपको 3 टास्क बताए हैं। तो अभी के लिए आप समझ लो कि जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होगा, एक तो आप इसका ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज़ करोगे। सेकंड, जो क्लास के मेंबर फंक्शन हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज़ करोगे। थर्ड, जो क्लास के स्टैटिक वेरिएबल्स हैं उनको भी एक्सेस करने के लिए आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करोगे, ठीक है। सो बात करता हूँ मैं इसके एग्जांपल की। तो आप इसमें यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है। ये जो होगी स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स, और जस्ट हेडर फाइल्स के बाद हम यूज़ करते हैं मेन फंक्शन का। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट बी इक्वल टू 50। इट मीन्स यहाँ मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम बी है, टाइप इंट है और वैल्यू क्या है 50। जो वेरिएबल किसी भी ब्लॉक में डिफाइन नहीं होते, यानी कि वो ब्लॉक से बाहर डिफाइन होते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। इट मीन्स ये जो वेरिएबल होगा ये कौन सा वेरिएबल होगा, ग्लोबल। इसके बाद शुरू किया हुआ मेन फंक्शन। इस ब्लॉक के अंदर मैंने फिर लिखा है कि इंट बी इक्वल टू 10। अब ये जो वेरिएबल है वो किसी ब्लॉक में डिफाइन है, तो इट मीन्स ये कौन सा वेरिएबल होगा, लोकल, ओके। तो इस लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, और ग्लोबल की क्या है, 50 है। अब बात करते हैं इसको प्रिंट करने की। अब इनको हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कैसे करेंगे दोनों वैल्यू को। तो अगर मैं पहले प्रिंट करना चाहूँगा लोकल वेरिएबल को, तो मैं सिंपली उस वेरिएबल का नेम लिखूँगा जो वेरिएबल मैंने इनसाइड द ब्लॉक डिफाइन किया है। तो यहाँ बी है, तो यहाँ सिंपली क्या आएगा, बी आएगा। अगर मुझे इस वेरिएबल को एक्सेस करना है, यानी कि जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आप यूज़ करोगे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, फिर आप लगाओगे उस वेरिएबल का नेम जिसको आप एक्सेस करना चाहते हो। तो ये ऑपरेटर क्या करता है कि जो ग्लोबल वर्जन होगा वेरिएबल का उसको भी कहीं पे भी एक्सेस करवा सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ न्यू ऑपरेटर का। नेक्स्ट ऑपरेटर आता है न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर का क्या काम होता है, न्यू ऑपरेटर क्या करता है कि जो डेटा ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन डेटा ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और मेमोरी को प्रोवाइड करवाने के लिए हम यूज़ करेंगे वो पॉइंटर वेरिएबल का, ठीक है। तो पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करके हम किसी भी डेटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिखोगे यह ऑपरेटर डेटा ऑब्जेक्ट को पर्याप्त मात्रा में मेमोरी प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इसका टाइप, ठीक है। फिर आता है पॉइंटर वेरिएबल इक्वल न्यू। न्यू कीवर्ड है जो क्या करेगा, मेमोरी को
प्रोवाइड करवाएगा किसको, डेटा ऑब्जेक्ट को। उसके बाद टाइप, ठीक है, आप जिस टाइप की मेमोरी प्रोवाइड करवाना चाहते हो आप उसी टाइप का क्या करोगे, पॉइंटर वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इंट पॉइंटर पी, यानी जो पॉइंटर वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का बनाया है। इट मीन्स हमें समझ आता है कि अब हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रोवाइड करवाना है। तो आप लिखोगे यहाँ पे न्यू, क्योंकि न्यू ऑपरेटर ही प्रोवाइड करवाएगा मेमोरी को। उसके बाद टाइप, कि किस टाइप की प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो नीचे इनका लिखा हुआ है कि अबव स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स इनफ मेमोरी टू इंटीजर डेटा ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट लिखी है वो क्या करेगा, वो डेटा ऑब्जेक्ट को इंटीजर टाइप की मेमोरी प्रोवाइड करवा देगा। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ डिलीट ऑपरेटर की। अगर हमने जो भी न्यू ऑपरेटर से मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे डिलीट ऑपरेटर का, ठीक है। तो दिस ऑपरेटर डीएलोकेट्स द मेमोरी, क्योंकि ये ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी को डीएलोकेट करता है। कब करेगा, जब डेटा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तब उस मेमोरी को रिलीज़ कर लेगा। रिलीज़ करने के बाद आप उस मेमोरी का यूज़ किसी भी दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको हिंदी में लिखना चाहो तो आप ये लिखोगे कि यह ऑपरेटर मेमोरी को डीएलोकेट करता है जब डेटा ऑब्जेक्ट को मेमोरी रिलीज़ करने से अधिक की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर डेटा ऑब्जेक्ट को ज़्यादा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है तब उस मेमोरी को रिलीज़ कर लिया जाएगा और उस मेमोरी को किसी अन्य प्रोग्राम के लिए पुनः यानी कि फिर से उपयोग की जा सकती है, ठीक है। इसका सिंपल सा सिंटैक्स है, सबसे पहले आप लिखोगे डिलीट कीवर्ड को, फिर पॉइंटर वेरिएबल को। क्यों, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल ही मेमोरी को प्रोवाइड करवाता है। जिस पॉइंटर वेरिएबल ने मेमोरी एलोकेट करवाई है, अगर उस मेमोरी की ज़्यादा नीड नहीं है तो हम इसको डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल का ही यूज़ करेंगे। एग्जांपल में है डिलीट पी। क्यों पी का यूज़ क्यों किया, क्योंकि लास्ट एग्जांपल ने पी वेरिएबल ने ही क्या किया था, मेमोरी एलोकेट करवाई थी डेटा ऑब्जेक्ट के लिए। तो उसको हम डिलीट करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे लिखा भी हुआ है कि अबव स्टेटमेंट डीएलोकेट्स द मेमोरी विच इज़ डिनोटेड बाय पी, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरी को डीएलोकेट कर लिया गया है जो पी द्वारा डिनोट की गई थी। ओके, सो ये थे 5 ऑपरेटर जो C++ में ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इन 5 ऑपरेटर को आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक्सप्रेशन की, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। देखो कांस्टेंट वेरिएबल्स बोलते हैं ऑपरेंड्स को। जब मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे तब से बताया था कि ऑपरेंड्स क्या होता है। जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स होंगे वो ऑपरेंड्स होते हैं, क्योंकि जो ऑपरेंड होता है वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या हो गया, आपको समझ आ गया कि कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का जिसके अंदर कांस्टेंट और वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। देखो सभी लैंग्वेज के अलग अलग रूल्स होते हैं। जिस लैंग्वेज में आप एक्सप्रेशन बनाना चाहते हो आप उसी लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करके आप एक्सप्रेशन को अरेंज करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि एक्सप्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। फर्स्ट आता है कांस्टेंट एक्सप्रेशन, सेकंड इंटीग्रल एक्सप्रेशन, फ्लोट एक्सप्रेशन, पॉइंटर, रिलेशनल एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, बिटवाइज एक्सप्रेशन और स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखना है कि जो वर्ड आगे लगा हुआ है अगर आप इसका मीनिंग जानते हो, अगर आप उसका प्रोग्राम में यूज़ कर लोगे तो आप उसको उसी एक्सप्रेशन से टर्म करोगे, ठीक है। अभी लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट एक्सप्रेशन, चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट यही आता है कि कांस्टेंट एक्सप्रेशन किससे कहते हैं। तो आप बोलोगे कि जहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशन होते हैं। देखो जैसे मैंने बताया कि जो फर्स्ट वर्ड होगा अगर आप उसका मीनिंग अच्छे से जानते हो, अगर आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर लोगे प्रोग्राम में तो वो एक्सप्रेशन के साथ टर्म होगा, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में पढ़ें तो आप क्या बोलोगे कि एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल मैंने क्या लिखा है, 2/3 एक ब्रैकेट में लिखा है और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 4 से। तो यहाँ सिर्फ किसका यूज़ किया, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ का यूज़ किया है। यहाँ पे कोई वेरिएबल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। तो ये किस टाइप का एक्सप्रेशन हुआ, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। तो सेकंड में बात करता हूँ इंटीग्रल। देखो इंटीग्रल बोलते हैं इंटीजर को, इंटीग्रल बोलते हैं इंटीजर को। तो
इंटीग्रल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही प्रोड्यूस करेगा आउटपुट के फॉर्म में। ठीक है, कब इसको रिप्रेजेंट करेगा, कब इसको प्रोड्यूस करेगा, जब हम उस एक्सप्रेशन पे परफॉर्म करेंगे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन को। ठीक है, यानी जब कैलकुलेशन होती हैं, जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है, तो इट मीन्स वहाँ पे इम्प्लिसिट कन्वर्जन का यूज़ किया हुआ है। अगर आप उसको फोर्सफुली कन्वर्ट कर रहे हो इंटीजर में, तो हम बोलते हैं उसको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या बोलोगे कि इंटीग्रल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो सभी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बाद इंटीजर मान को आउटपुट के रूप में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल आपको दे रखा है कि यहाँ पे आपने क्या किया कि x और y को मल्टीप्लाई किया है और बाद में क्या किया, माइनस कर दिया 5 से। तो ये एक्सप्रेशन है वो तभी आपको इंटीजर में वैल्यू प्रोड्यूस करेगा जब x और y दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अगर बात करूँ सेकंड एग्जांपल की, अगर आप यहाँ लिखते हो 5 और यहाँ लिखते हो 9.0, अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो अभी आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू फ्लोट में है। ठीक है, लेकिन मुझे इसका आउटपुट इंटीजर में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आगे लिख दूंगा मैं इसके इंट। अब इसका जो आउटपुट आएगा वो 14 आएगा, किस में, इंटीजर में आएगा। तो यहाँ पे जो मैंने कन्वर्जन यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज़ किया है। ठीक है, सो थर्ड बात करता हूँ फ्लोट एक्सप्रेशन की। तो ये सिमिलर है इंटीजर की तरह, जहाँ इंटीजर यूज़ किया था वहाँ पे फ्लोट यूज़ हो जाएगा। तो फ्लोट एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो प्रोड्यूस करेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स वैल्यू को एज आउटपुट। कब करेगा, आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, तो फ्लोट एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो सभी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बाद भी आउटपुट के रूप में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, यहाँ लिखा है कि x प्लस फ्लोट 10। अब x चाहे इंटीजर टाइप का हो चाहे फ्लोट टाइप का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया हुआ है। जब इसको फोर्सफुली फ्लोट में कर ही लिया तो x किस भी टाइप का हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इस जो एक्सप्रेशन का जो आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, फ्लोट में ही आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पॉइंटर एक्सप्रेशन की। अगर आप पॉइंटर का मीनिंग अच्छे से जानते हो तो बन गया एक्सप्रेशन। कैसे, तो पॉइंटर एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉइंटर एक्सप्रेशन वही एक्सप्रेशन होता है जो आउटपुट के अंदर सिर्फ एड्रेस वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि पॉइंटर का काम क्या है, उसका काम तो सिर्फ इतना है कि जो दूसरे वेरिएबल होते हैं उनके एड्रेस को होल्ड करता है। जब एड्रेस को होल्ड करता है, जब आप पॉइंटर वेरिएबल का कहीं यूज़ कर लोगे तो आपको वो क्या बन जाएगा, पॉइंटर एक्सप्रेशन बन जाएगा। हिंदी में क्या लिखोगे आप लिखोगे कि एक पॉइंटर एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन है जो आउटपुट के रूप में एड्रेस वैल्यू का उत्पादन करता है। ठीक है, अगर बात करूँ इस एग्जांपल की, यहाँ अगर आपने बना लिया पॉइंटर वेरिएबल और आपने इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर लिया। ठीक है, इसको ऐसे लिखोगे ptr इक्वल टू a, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे ptr इक्वल टू %a। अब इस स्टेटमेंट से क्या हो रहा है कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। ओके, सो ये था पॉइंटर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन तब समझ आएगा जब आपने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े होंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ड में इनका मीनिंग है सबका। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन होता है जो बूल टाइप की वैल्यू को प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, मैंने आपको चैप्टर 6 में बताया था। अगर आपने चैप्टर 6 नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ जाके चैप्टर 6 की वीडियो देखें, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं वो हमेशा बूल टाइप की वैल्यू को ही प्रोड्यूस करते हैं जो ट्रू और फॉल्स में होते हैं। ठीक है, और ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होंगे वो किससे मिलके बने होंगे, रिलेशनल ऑपरेटर से, जो आपको ये 6 ऑपरेटर प्रोवाइड करवाए हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी का भी यूज़ कर लेते हो तो आपका कौन सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ोगे तो आप लिखोगे कि एक रिलेशनल एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन है जो बूल टाइप की वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, यानी कि ट्रू और फॉल्स में। इसका जो गठन होगा वो रिलेशनल ऑपरेटर के साथ किया जाएगा,
ये आपको 6 ऑपरेटर प्रोवाइड करवाए हुए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अगर बात करें इससे एग्जांपल की, तो एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी ग्रेटर देन 80। अब आप ये मत समझना कि सर यहाँ पे आपने अर्थमेटिक का यूज़ किया हुआ है। इसका देखो यूज़ कर भी लोगे ना तो क्या होगा, मान लो मैंने a की वैल्यू दे दी 10 और b की दे दी मैंने 20, तो जब वैल्यूज यहाँ पे आएंगी तो ये तो प्लस हो जाएंगी, तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी 30 ग्रेटर देन 80। अब क्या होगा, अब तो रिजल्ट किस में आएगा, बुल टाइप में आएगा, या तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अभी यहाँ पे हम देख के पता लगा सकते हैं कि कंडीशन यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 30 बड़ा नहीं है 80 से। ओके, सो ये था रिलेशनल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लॉजिकल एक्सप्रेशन की। अब लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि कंबाइन करता है 2 और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशन को और प्रोड्यूस क्या करेगा, बुल टाइप के रिजल्ट को। जैसे मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर में बताया था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा रिलेशनल कंडीशन को ज्वाइन करता है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे जो लिखा था वो तो एक कंडीशन थी, अगर ऐसी आप 2 कंडीशन लिख दोगे तो दोनों को हम ज्वाइन करना चाहेंगे तो हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर का। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हम 2 यूज़ करते हैं, एक आता है एम्परसेंड और एक आता है और ऑपरेटर। ये दोनों ऑपरेटर क्या करते हैं, 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी हिंदी में तो आप लिखोगे कि एक लॉजिकल ऑपरेटर एक ऑपरेटर है जो 2 या 2 से अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ता है और एक बुल टाइप के वैल्यू का उत्पादन करता है। लॉजिकल ऑपरेटर एम्परसेंड यानी कि एंड ऑपरेटर और वर्टिकल बार यानी कि और ऑपरेटर जो 2 या अधिक रिलेशनल एक्सप्रेशन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल में एक एक्सप्रेशन ये रहा, कौन सा, रिलेशनल, और एक ये रहा। अगर आपको दोनों को ज्वाइन करना है तो आप बीच में कोई भी एक लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करोगे। जैसे इन दोनों कंडीशन को जोड़ने के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है एंड ऑपरेटर का। ठीक है, तो नीचे भी 2 कंडीशन है, तो दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैंने जिस लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया है वो कौन सा है, और ऑपरेटर। तो सिंपल सी बात है कि 2 कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए हम जिस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, देखो पहले ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जब आपने वो ऑपरेटर यूज़ कर ही लिया तो जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो लॉजिकल एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ बिटवाइज एक्सप्रेशन के बारे में। तो इसके भी वर्ड में मीनिंग है। पहली बात कि ये बिटवाइज ऑपरेटर से मिलकर बनेंगे। सेकेंड बात, ये जो काम करेंगे वो किस पे करेंगे, बिट यानी कि 0 और 1 में काम करेंगे। ठीक है, 0 और 1 की फॉर्म में काम करेंगे। तो बिटवाइज एक्सप्रेशन क्या होता है कि बिटवाइज एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन विच इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटा एट ए बिट लेवल। जो डेटा होगा हमारा उसको मैनिपुलेट तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, वो बिट लेवल पे करेंगे। यानी कि उस डेटा को पहले कन्वर्ट करेंगे बिट के अंदर, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बिटवाइज एक्सप्रेशन होते हैं यानी कि जो बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, शिफ्ट द बिट्स। बिट्स को शिफ्ट करने के लिए हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। जब हम बिटवाइज ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे तो वो जिस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा वो बिटवाइज एक्सप्रेशन ही बनेगा। ठीक है, अगर बात करूँ हिंदी में तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि एक बिटवाइज एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन है जिसका उपयोग डेटा को, थोड़ा मतलब बिट लेवल पर मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है। वे मूल रूप से बिट्स को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देख लो, पहले आप इसको एग्जांपल देखना। यहाँ लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 3, हमें समझ आता है कि x जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, 3 है। नीचे लिखा हुआ है कि x, देखो ये साइन होता है लेफ्ट शिफ्ट का और ये होता है राइट शिफ्ट का। यहाँ बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर आप इसको इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन नहीं बढ़ोगे। ठीक है, यहाँ बात बिट लेवल पे काम की हो रही है, तब यहाँ पे लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का यूज़ करोगे तो इनका नाम भी क्या होगा, लेफ़्ट शिफ्ट, इसका नाम होगा राइट शिफ्ट। यहाँ पे आप इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन को टर्म नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात किस लेवल पे हो रही है, बिट लेवल पे बात हो रही है। अगर प्रिंट करना हो स्टेटमेंट्स को तो पता है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर मान लेते हो आप, लेकिन इसका यूज़ तो सी इन के साथ होता है। यहाँ तो एक्स लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर टर्म नहीं होगा, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे राइट शिफ्ट। ओके, तो
यहाँ पे x की वैल्यू 3 है और यहाँ पे जो x है उसको 3 राइट शिफ्ट किया हुआ है, 3 बिट मतलब, ठीक है, 3 बिट राइट शिफ्ट करना है x को। तो अब जब इसको राइट शिफ्ट कर लेंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपको आश्चर्य होगा कि इनको इवेल्यूएट करने के बाद यानी कि मैनिपुलेट करने के बाद 0 कैसे आया। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जानते हो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। अब यहाँ लिखा हो 3। अब ध्यान से समझना कि जो 3 है वो डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो मैं अगर 4 बिट लूँ तो इसका आउटपुट आएगा, तो इसको कन्वर्ट करने पे आएगा 0 0 1 1। ठीक है, मान लो इधर भी कुछ बिट्स है और इधर भी कुछ बिट्स है। ठीक है, लेकिन ये हमारा एक्चुअल 3 नंबर है। जब इसको 3 राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो पहले मैं करता हूँ 1 बिट शिफ्ट करूँगा। जब 1 बिट शिफ्ट करूँगा तब ये 1 राइट की तरफ चला जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, तो आगे फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, जो काम कर रही हैं वो सिर्फ वहाँ तक वैलिड है, लेकिन जब वो आगे शिफ्ट हो जाएगी तो जो खाली स्पेस बचेगा उसको हम 0 से ही टर्म करेंगे। ठीक है, तो जब ये चीज़ आगे चली जाएगी तो इस बॉक्स में क्या रह जाएगा, 0 0 0 1, क्योंकि 1 तो आगे निकल गया, तो बचता क्या है, ये 4 बिट बचती है। ठीक है, जब इसको मैं सेकंड बिट पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि 3 बिट तक करना है, तो सेकंड बिट में क्या होगा, ये 1 आगे चला जाएगा, 0 1 की जगह आ जाएगा, ये 0 इस 0 की जगह आ जाएगा, ये 0 इस 0 की जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जो ब्लैंक स्पेस हम फिल करेंगे वो हम 0 से करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, 0 0 0 0। अगर बात करूँ मैं 3 बिट की तो यहाँ भी क्या रहेगा, सब कुछ 0 0 0 रहेगा। तो ये नंबर तो किस में है, ये नंबर किस में है, ये बाइनरी में है, लेकिन हमें आउटपुट किस में चाहिए, डेसिमल में चाहिए। तो जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो भी इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो वीडियो के, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आपको पता है कि जो इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। ठीक है, सो मैं बात करता हूँ लास्ट एक्सप्रेशन की, जो है स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं, देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो असाइनमेंट ऑपरेटर से मिलके बने, इतना आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इस जो स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन होंगे, जो स्पेशल असाइनमेंट एक्सप्रेशन होंगे तो वो भी 3 टाइप्स के आते हैं। ठीक है, यानी कि इनको भी आगे क्लासीफाई किया हुआ है, जो कि डिपेंड करता है कि हम वेरिएबल को कैसे वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखोगे आप, ओके। तो फर्स्ट आता है चैन असाइनमेंट। चैन असाइनमेंट क्या होता है, मान लो कि अगर आपको एक ही वैल्यू प्रोवाइड करवानी है 2 वेरिएबल को, समझना, एक ही वैल्यू आपको प्रोवाइड करवानी है 2 वेरिएबल को, तो आप ये काम सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 लाइनें करनी पड़ेगी कि एक को अलग से वैल्यू प्रोवाइड करवाओ और बी को अलग से करवाओ। जब आप समझते हो कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम है तो आप इसको अलग अलग स्टेटमेंट में क्यों लिखोगे, आप इसको सिंगल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो। और जब आप सिंगल स्टेटमेंट में 2 वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन करवाओगे तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा तो वो बनेगा चैन असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो डिफाइन क्या होगी कि चैन असाइनमेंट एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन इन विच द सेम वैल्यू इज असाइन टू मोर देन 1 वेरिएबल बाय यूजिंग सिंगल स्टेटमेंट। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे कि चैन असाइनमेंट एक्सप्रेशन एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही मान यानी कि एक ही वैल्यू एक कथन का उपयोग करके एक से अधिक चर को सौंपा गया है। एग्जाम्पल की बात करो तो यहाँ लिखा हुआ है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू 20। इससे समझ क्या आता है, हमें ये समझ आता है कि सर कि जो 20 वैल्यू है वो हमें a को भी देनी है और b को भी देनी है। तो इसको मैं अगर सिंगल स्टेटमेंट में ऐसे लिख दूंगा तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो कौन सा बनेगा, चैन असाइनमेंट एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, अब यहाँ पे जो वैल्यू असाइन होंगी, मैंने आपको बताया कि वैल्यू हमेशा राइट टू लेफ्ट असाइन होती है। ठीक है, यानी कि जो 20 वैल्यू होगी वो पहले जाएगी बी के पास। अगर बी की वैल्यू यहाँ पे 20 होगी तो बी वैल्यू देगा ए को, तो इस हिसाब से जो ए की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है कि फर्स्टली वैल्यू 20 प्रोवाइडेड टू बी,
मतलब कि 20 वैल्यू पहले बी को प्रोवाइड करवाई जाएगी, जब बी को वैल्यू मिल जाएगी तो प्रोवाइड करवाई जाएगी ए को। इसको हम बोलते हैं चैन असाइनमेंट एक्सप्रेशन। तो सेकंड बात करूं इसके अंदर एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर हम एक ही असाइनमेंट एक्सप्रेशन के अंदर दूसरा भी असाइनमेंट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। आपको ये पता है कि सिंगल स्टेटमेंट में एक ही असाइनमेंट एक्सप्रेशन बनता है। अगर आप वहाँ पे एक के अंदर दूसरा असाइनमेंट एक्सप्रेशन को ऐड कर दोगे तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आप इसकी डिफाइन देखो कि एन एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन इज एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन इन विच असाइनमेंट एक्सप्रेशन इज एनक्लोज्ड विद इन अनदर असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, अब अगर इसको हम हिंदी में देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन एक असाइनमेंट एक्सप्रेशन होता है जिसमें असाइनमेंट एक्सप्रेशन दूसरे असाइनमेंट एक्सप्रेशन के अंदर संलग्न होता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्या असाइनमेंट लगा रखी है, तो बेटा डिफाइन तो ये बनती है। ठीक है, अगर आप एक असाइनमेंट के अंदर दूसरा असाइनमेंट एक्सप्रेशन बना लेते हो तो उसको हम बोलते हैं एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो यह लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 10+, एक एक्सप्रेशन ये हो गया, लेकिन ब्रैकेट में दूसरा असाइनमेंट एक्सप्रेशन को यूज़ किया हुआ है b इक्वल टू 90। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में आपको दो असाइनमेंट एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं। जो एक एक्सप्रेशन होगा वो दूसरे के साथ क्या है, वो एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 90 होगी, लेकिन जो a की वैल्यू होगी वो कैसे वैल्यूएट होगी। तो पहले b की वैल्यू 90 है, यानी इस पूरे पोर्शन का मान कितना है, 90 है। जब 90 प्लस हो जाएगा 10 के साथ तो दोनों को जब प्लस कर लेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, तो नीचे वही समझाया हुआ है कि b इक्वल टू 90 इज एन असाइनमेंट एक्सप्रेशन विच इज फर्दर बिकम एम्बेडेड असाइनमेंट। ठीक है, b इक्वल टू 90 असाइनमेंट एक्सप्रेशन तो है, लेकिन वो आगे जाके क्या होता है कि वो एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो b की वैल्यू है वो 90 रहेगी, यानी कि हेयर 90 इज गिवन टू b वैल्यू, यानी कि जो b को वैल्यू मिलेगी वो 90 मिलेगी, और इसका जो रिजल्ट होगा पूरा वो किसको मिल जाएगा, वो a को मिल जाएगा। तो इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बेडेड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, सो मैं लास्ट एक्सप्रेशन की बात करता हूँ जो आता है कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन होंगे वैसे एक्सप्रेशन होते हैं जो कॉम्बिनेशन होता है किसका, असाइनमेंट ऑपरेटर का और बाइनरी ऑपरेटर का। देखो यहाँ पे बाइनरी जो आएगा वो आएगा बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो जो कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर का। ठीक है, तो एग्जांपल में देखते हैं इसका। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि a प्लस इक्वल टू 10, तो आप भी समझदार हो कि जब हमने चैप्टर 6 पढ़ा था जो प्लस था वो कौन सा ऑपरेटर था, अर्थमेटिक था। ठीक है, और जो इक्वल है वो आपको पता है कि ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट है। तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा उसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हमने वहाँ बोला था कि अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस इक्वल है वो कौन सा ऑपरेटर है, वो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसको हम अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका एक नेम और है, वो है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि जो बाइनरी ऑपरेटर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि जिसके अंदर सिंगल तो क्या होगा, ऑपरेटर होगा, और दो क्या होंगे, ऑपरेंड होंगे। जैसे कि x प्लस वाई, तो यहाँ पे जो प्लस है वो एक ही ऑपरेटर है और ऑपरेंड कितने हैं, दो है। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन बनता है कि जहाँ पे दो ऑपरेंड्स हो और एक ऑपरेटर हो, उसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो जो अर्थमेटिक है वो भी क्या है, बाइनरी ऑपरेटर ही है, क्योंकि जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो भी दो वेरिएबल्स यानी कि दो ऑपरेंड का यूज़ करता है और एक ही ऑपरेटर का यूज़ करेगा। तो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर होगा वो बाइनरी ऑपरेटर बनेगा। ठीक है, बाकी आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो चैप्टर 11 में समझ आएगा। ओके, तो आपके जो एक्सप्रेशन है वो यहीं ख़त्म होते हैं। सो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखो प्रेसिडेंस बोलते हैं प्रायोरिटी को, इम्पोर्टेंस को। ठीक है,
तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर इज परफॉर्म फर्स्ट इन एन एक्सप्रेशन विद मोर देन वन ऑपरेटर विद डिफरेंट प्रेसिडेंस। देखो इसने क्या बोला है कि अगर हम एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ही एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे पहले किस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो वो डिपेंड करता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे। यानी कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो उसको बाद में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस निर्धारित करता है कि किस ऑपरेटर को एक एक्सप्रेशन में अलग अलग प्रेसिडेंस वाले एक से अधिक ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चलो एग्जांपल देख लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी यहाँ लिखा हुआ है कि 10 + 20 × 30। अभी आपको सिर्फ ऐसे देखना है। अब मुझे ये बताओ कि पहले प्लस एग्जीक्यूट होगा या मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अगर आपने प्रायोरिटी पढ़ी हुई है तो आपको समझ आएगा कि पहले मल्टीप्लाई ही एग्जीक्यूट होगा। अगर आप इसमें बोर्ड मास में लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग भी जो पहले एग्जीक्यूट होगा वो मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जो कैलकुलेट होगा वो इस फॉर्म में होगा कि पहले इनका मल्टीप्लिकेशन हो, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या हो, 10 से प्लस हो। ठीक है, ऐसे ही वो कैलकुलेट होगा, ना कि ऐसे। ठीक है, ऐसे एग्जीक्यूट वो नहीं होगा क्योंकि जो प्रायोरिटी ज़्यादा वो मल्टीप्लाई की है। यानी कि पहले मल्टीप्लाई को एग्जीक्यूट करेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद फिर वो प्लस को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये होती है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आगे टॉपिक आता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझना। ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है कि व्हेन टू ऑपरेटर्स ऑफ सेम प्रेसिडेंस अपीयर्स इन एन एक्सप्रेशन। देखो अभी हमने लास्ट पढ़ा था, वहाँ पे दो अलग अलग ऑपरेटर थे। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन आ जाए कि एक ही एक्सप्रेशन में एक ही प्रायोरिटी के दो ऑपरेटर आ जाए, तब क्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे वो डिपेंड करेगा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट भी हो सकती है और राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होंगे उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर एसोसिएटिविटी। ठीक है, चलिए एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। जैसे हमें पता है कि जो मल्टीप्लाई और डिवाइड है दोनों की प्रायोरिटी सेम है। ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको इतना याद रखना है कि एक आता है एक्सपोनेंट, इसकी प्रायोरिटी होती है टॉप पे। पहला आता है एक्सपोनेंट, इसकी प्रायोरिटी होती है टॉप पे। फिर आता है मल्टीप्लाई डिवाइड, इसकी प्रायोरिटी होती है इंटरमीडिएट, मतलब मिडल में होती है। फिर आता है प्लस माइनस, इनकी प्रायोरिटी होती है बिल्कुल बॉटम में, यानी कि लो लेवल की ये प्रायोरिटी है इसकी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है, जो मिडिल लेवल की जो ऑपरेटर्स हैं वो मल्टीप्लाई डिवाइड है। ठीक है, अब दोनों की प्रायोरिटी क्या सेम है, तो दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो दोनों में से पहले किसको एग्जीक्यूट किया जाएगा वो डिपेंड करता है ऑपरेटर एसोसिएटिविटी पे। ठीक है, तो एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों की प्रायोरिटी सेम है, तो हमें इस एक्सप्रेशन को लेके चलते हैं। तो बताओ कि ये पहले किसको एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे जो पहले ट्रीट किया जाएगा वो किया जाएगा पहले डिवाइड को, क्योंकि जो अगर हम बात करें इसकी एसोसिएटिविटी की, जो पहले जो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा वो डिवाइड होगा, देन इसके बाद एग्जीक्यूट होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो किस ऑपरेटर की क्या एसोसिएटिविटी होती है वो हमें कैसे पता होगा। तो मैंने आपको नीचे टेबल प्रोवाइड करवाई हुई है, आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो फर्स्ट में जो प्रायोरिटी होती है, सबसे जो मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी वो होगी स्कोप रेजोल्यूशन की, जो लेफ़्ट टू राइट इसकी एसोसिएटिविटी होती है। फिर सेकंड में आते हैं ये 5 ऑपरेटर। ठीक है, ये इसकी प्रायोरिटी सेकंड पे है, तो इसकी जो एसोसिएटिविटी होगी वो भी क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी। तो ऐसे आपको सभी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस यानी कि जो प्रायोरिटी है और जिसकी एसोसिएटिविटी है वो सब प्रोवाइड करवाई हुई है। ठीक है, तो देखो अभी जैसे मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है, मतलब अगर ऐसे ऑपरेटर आ जाए तो क्या करना है उसको, तो आप इसको लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करोगे इस तरीके से, ना कि आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है उसकी एसोसिएटिविटी पे। ओके, तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो आपका जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो वो जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है हम उसको प्रैक्टिकली साथ में करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी डाउट्स हों आपके वो वहीं पे क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो ये टॉपिक हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को। तो जितना मैंने आज पढ़ाया आपको ऑपरेटर और एक्सप्रेशन के बारे में, ये आपको अच्छे से कवर करना है। आप इतना मान लो कि जितना मैंने आपको आज पढ़ाया है उसमें से 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन पक्का बनेंगे। आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। अगर आपका डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इनके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।